क्या कहना चाहिए, हमारे प्रधानमंत्री को ये सब दिखता नहीं है। खुद रोड शो करते हैं, इतना पेट्रोल वेस्ट करते हैं और हमारे लिए भाव વધારે कैसे उनके पास देने के लिए है ही क्या। खबर आई है तब से मेरा दिल डोल रहा है धीरे धीरे। तो महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। एकदम से इतना नहीं बढ़ाना चाहिए था सरकार को, तो गरीबों की तरफ ध्यान देना चाहिए था। या तो इधर कोई गवर्नमेंट ऐसा एक्शन ले कि वर्क फ्रॉम होम हो या कुछ इस तरीके से काम हो तो फिर कुछ हो सकता है, अदरवाइज तो पेट्रोल का इम्पैक्ट डायरेक्टली इम्पैक्ट महंगाई पे आएगा ही आएगा। थोड़ा कम बाइक से चलेंगे और क्या है, मैनेज तो करना ही है क्योंकि तनख्वाह तो उतनी ही रहनी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण शर्मा और आप लोग देख रहे हैं CFTV। जैसा कि आप लोगों ने सुना ही होगा कि लोग कैसे पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से खासा खुश नहीं है, लेकिन ऐसे में देखिए सवाल यही बनता है कि इसके पीछे सरकार जिम्मेदार है या US ईरान वॉर। क्या पेट्रोल डीजल अभी भी 25 से 28 रुपए और महंगा होगा? और अगर RBI के गवर्नर भी इसे लेकर स्टेटमेंट दे दें तो समझ जाइए इसकी पॉसिबिलिटी तो भाई बहुत बनी हुई है। लेकिन आखिर कैसे, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। We haven't raised prices for the last 4 years. We're the only country in the world. Tell me any one country where prices have remained the same and there has been no shortage anywhere. तो दोस्तों, सरकार ने आखिर 4 सालों तक स्टेबिलिटी बनाए रखने के बाद आखिरकार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा ही दिए, वो भी 3 रुपए। और अभी तो इसके और भी ज्यादा दाम बढ़ने हैं। अभी आपको ये मामूली सा हाइक ही लगा होगा, लेकिन बने रहिए हमारे साथ क्योंकि धीरे धीरे आपको सब समझ में आएगा कि ये 3 रुपए भी कितना बड़ा डोमिनो इफेक्ट क्रिएट करेगा। लेकिन देखिए, सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही है कि आखिर अचानक ऐसा क्यों हुआ कि सरकार को यह फैसला लेना पड़ा। क्या सिर्फ तेल महंगा हुआ है या इसके पीछे एक बहुत बड़ा ग्लोबल क्राइसिस छिपा हुआ है? आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन जैसे ही PM मोदी ने देशवासियों से तेल बचाने की अपील की थी, वैसे ही अभी 2 दिन पहले ही RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कह दिया था कि अगर ये सिचुएशन लंबे समय तक बनी रही तो सरकार को कुछ ही समय बाद प्राइस हाइक करना ही पड़ेगा। अब सवाल यह बनता है कि RBI गवर्नर आखिर किस सिचुएशन की तरफ सिग्नल कर रहे थे। देखो भाई, हम पहले ही बता चुके हैं कि भारत अपना 80 to 85% क्रूड ऑयल बाहर से इंपोर्ट करता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के हालात सुधरते अभी के लिए तो नजर आ नहीं रहे। Yes, when the Strait of Hormuz closed, I must tell you as a student of history, one who has followed, I was a professional diplomat for 39 years, we always spoke in terms of the likelihood or possibility of the Strait of Hormuz closing down. But we are for the first time facing that reality. And 20% of global energy used to come from the Strait of Hormuz. We are 85% of our imports of crude. Some percentage, large percentage used to come from there. But more important, our LPG, the cylinder gas which you use in kitchens, about 60% used to come from the Strait of Hormuz. ऐसे में जो क्रूड ऑयल पहले $70 पर बैरल था, आज वो 110 से 120 डॉलर पर बैरल आ गया है। यानी इंटरनेशनल मार्केट में तेल महंगा होगा तो भारत पर उसका इंपैक्ट तो पड़ेगा ही। लेकिन पिछले कई महीनों से सरकार और सरकारी ऑयल कंपनियां जनता को राहत देने के लिए खुद नुकसान उठा रही थी। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी सरकारी कंपनियां लगातार घाटे में पेट्रोल और डीजल बेच रही थी। अब दोस्तों, इसको और गहराई से समझने के लिए आपको एक टर्म समझना पड़ेगा जिसका नाम है अंडर रिकवरी। अब ये अंडर रिकवरी है क्या, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, अंडर रिकवरी का सिंपल सा मतलब होता है कि कंपनियां जिस कीमत पर तेल खरीदती हैं उससे कम कीमत पर जनता को बेच देती है। यानी कि फॉर एग्जांपल, अगर 100 रुपए में कंपनी ने तेल खरीदा बाहर से इंटरनेशनल मार्केट से और 90 रुपए में अगर जनता को बेचा तो 10 रुपए का उसका नुकसान हुआ हर एक पर लीटर पर। और यही नुकसान बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी खुद कहा है कि ऑयल कंपनियां हर दिन करीब 1000 करोड़ रुपए तक का नुकसान उठा रही हैं। और आप ये सोचिए, कंपनियां आखिर कब तक ये बोझ उठाएंगी? यानी साफ है कि सरकार और कंपनियों के पास अब कीमतें बढ़ाने के अलावा ज्यादा कोई ऑप्शन बचे ही नहीं थे। I think handed out to the Prime Minister, he's made a visionary statement saying, look, if this continues, you have to start thinking in terms of measures that will require to be taken to lessen the fiscal strain. That is the point. And, you know, been a trade negotiator. You use terms in the context of climate change negotiation, mitigation and adaptation. I mean, the time has come for us to also look at those things. Some of the other things that said, they've been said by our leaders over decades. You know, when I was young, our then Prime Ministers who said, it stares you in the face. If, for instance, now,
how long will the oil companies be able to take it? Frankly, that's something that worries me. I mean, there have been times when the oil companies have done exceptionally well till recently. But the rate at which we are going, this 1 quarter of losses may wipe out the entire profit after tax of last year, which was what, about $28 billion or something, if I remember figures correctly. It can be wiped out. Now, all right, you can say companies will make money, companies will lose money, but no, these are good corporate citizens. They are taking a loss in order for the consumer to be insulated. I wish I could say this for everyone in the game. I cannot. Now, coming back to your question, how long can this happen? At some stage, the government will have to take a view on that. But the Prime Minister's reaching out to the country yesterday was to draw people's attention to what has been happening so far and how long will this continue. I could argue that if you have a ceasefire which is entrenched, which goes into that, Strait of Hormuz open, the price of oil, which is what, in 116 or something in that basket, comes down from 116 to 70 or something. Well, you may not have to take any hard measures. But on the other hand, you would be failing in the discharge of your obligations and responsibility if the overall magnitude of the issue, as I said, I tell you very frankly, I had this feeling, which somebody mentioned to me, till yesterday, till the PM made the statement, people didn't know we were at war. That's the feeling I used to get. Look at the kind of people who meet me every day. I become a little less, because we're doing supply management 24 hours. But some people come and say, वो हमारा इसका है, इसका एक commission rate अभी बढ़ा नहीं है. मैंने कहा यार, उसे oil companies are losing 1,000 crores a day, and you are reminding me. I said there'll be a better time, and I said I'm confident there will be a better time, and better time soon. लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती. अब देश के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और इकोनॉमिस्ट भी वार्निंग दे रहे हैं कि असली झटका तो अभी आना बाकी है. उदय कोटक ने साफ कहा है कि शॉक इज कमिंग, यानी आने वाले समय में तेल की असली मार अभी पूरी तरह जनता तक पहुंची ही नहीं है. We should prepare for paranoia before the event, and we must hope that tough times do not come or remain, but we must prepare for the worst. Therefore, it is about preparation, be ready for tough times, rather than waiting for the shock to hit us. And in many ways, the Prime Minister said, what would that look like? I think you'll begin to see it. I mean, we have not seen the impact in the last 2 months of the Middle East war in terms of energy price transmission. It's coming, and it's coming big. And the consumers have not felt the pressure at all. And think about a consumer with limited income having to spend more directly on fuel and indirectly on other items for fuel, or dependent on fuel. The shock is coming. We had old inventory. We had the ability for oil companies to be the shock absorber. And it's a large amount of money. Therefore, I don't think you're very far away from the shock, unless, and this is where I don't have an answer, and I suppose none of us have an answer, or probably if there is anybody else in the world who has an answer, unless Iran war stops tomorrow morning. And we have been hoping for it from February 28. कुछ रिपोर्ट्स में तो ये तक कहा गया है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतें ऐसे ही बनी रही तो भविष्य में पेट्रोल और डीजल 25 से 28 रुपए तक और महंगे हो सकते हैं. हालांकि सरकार एक साथ इतना बड़ा आपको झटका देने की बजाय धीरे धीरे कीमतें बढ़ाने की रणनीति अपना सकती है. अब सोचिए इसका असर कितना बड़ा होगा. डीजल महंगा होगा तो आपका ट्रांसपोर्ट भी महंगा होगा, ट्रकों का खर्च भी बढ़ेगा, जिससे सब्जियों के दाम, राशन का दाम, ऑनलाइन डिलीवरी का दाम, टैक्सी का किराया बढ़ेगा और दूध के तो दाम बढ़ भी चुके हैं. सब कुछ महंगा हो जाएगा. यानी ये सिर्फ पेट्रोल पंप तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे देश में महंगाई बढ़ सकती है. इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों से पेट्रोल और डीजल बचाने की अपील की थी. उन्होंने कहा था कि लोग ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें, कारपूलिंग करें, वर्क फ्रॉम होम अपनाएं और गैर जरूरी यात्राओं से बचें. सरकार को डर है कि अगर वेस्ट एशिया का संकट लंबा चला तो भारत का इंपोर्ट बिल, इन्फ्लेशन और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तीनों पर भारी दबाव आ सकता है. और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या लोग और भी पेट्रोल डीजल महंगा होता देखेंगे? देखिए,
अगर वेस्ट एशिया में तनाव कम नहीं हुआ और कच्चा तेल $100 के ऊपर बना रहा तो आने वाले समय में और बढ़ोतरी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। यानी फिलहाल जो ₹3 की बढ़ोतरी हुई है शायद वो सिर्फ अभी शुरुआत हो, शायद वो आने वाली पिक्चर का ट्रेलर ही हो। अब आप क्या सोचते हैं, क्या सरकार के पास कोई और दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है? क्या भारत एक बड़े फ्यूल क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि हम आपके एक एक कमेंट को पढ़ते हैं और उसको रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी और वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहें। तब तक के लिए जय हिंद।